नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल विदेश में हैं और आज वो ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से पहले जब वो विदेश में जाया करते थे और डंका पीटने की बात की जाती थी, अब दरअसल नरेंद्र मोदी जब रशिया पहुंचे, रूस पहुंचे, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, खासतौर पर जब वो रशिया में थे तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हुई है। जी हाँ, जेलेंस्की ने ये साफ तौर पर कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े खूनी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता गले मिल रहा है। और लगातार जिस तरह की हेडलाइंस नरेंद्र मोदी बटोर रहे हैं जब से वो रशिया गए हैं, वो अपने आप में बताता है कि कैसे भले ही इंडियन मीडिया में, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आपको बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर दिखाई जा रही हूँ, लेकिन कैसे उनकी अंतरराष्ट्रीय फजीहत हो रही है ये साफ तौर पर दिख रहा है। तमाम जो अखबार हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो किस तरह की हेडलाइंस छाप रहे हैं, जेलेंस्की ने किस तरह की बातें कही हैं, वो सब आपके सामने है। इसके साथ साथ विदेश में जो हो रहा है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन अगर हम देश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में खुद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते थे कि अभी 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट से पहले कि नरेंद्र मोदी के सामने उनकी पार्टी के नेता खुलकर सामने आकर उनके सामने बगावती सुर बुलंद करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कर्नाटका के नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर वो बातें कह दी हैं जो अब तक इंडिया गठबंधन, या मैं सीधे तौर पर कहूं तो राहुल गांधी कहते आए हैं। कर्नाटक के नेता हैं जो कि विजयपुरा से सांसद हैं और 7 बार के सांसद हैं, एससी नेता हैं, रमेश जिंगजोंगिया, मैं शायद उनका लास्ट का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, रमेश जी की मैं बात कर रही हूँ, जो कि विजयपुरा से सांसद हैं, 7 बार के एससी नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर खुलकर ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल दलित विरोधी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें कैसे दलितों की अनदेखी की गई और सवर्णों को तमाम कैबिनेट दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर वो बीजेपी नहीं, दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अपने बगावती सुर उन्होंने बुलंद किए हैं और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं किसको क्या पद मिलना है, तो साफ तौर पर उन्होंने उन्हें दलित विरोधी कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौट कर वापस आए तो लोगों से बाकायदा तौर पर उन्हें डांट खानी पड़ी, इसी वजह से जिस तरह के तमाम स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी रहे हैं। और ये बात उन्होंने कहीं ढके छुपे नहीं कही है, बल्कि कई मीडिया के कैमरों के सामने खुलकर उन्होंने अपनी ही सरकार के सामने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। ये आवाज कर्नाटका से उभरी है। इसके बाद, कर्नाटका के बाद अगर हम महाराष्ट्र चलते हैं, जहां पर एमएलसी के चुनाव होने हैं 12 जुलाई को और 100 दिन से भी कम वक्त बचे हैं, जहां पर विधानसभा का चुनाव है। और उससे पहले आप ये देखिए कि डूबते जहाज में लग रहा है, कोई अब साथी संगी नहीं रह गया है नरेंद्र मोदी का। और इसीलिए महाराष्ट्र से भी बुरी खबर आ रही है। एक नहीं, दो नेता, बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ माधव किलारकर की, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सूर्यकांत जी की, सूर्यकांत पाटिल, जो कि 4 बार के एमपी रह चुके हैं और 1 बार के विधायक हैं। इन दोनों ही नेताओं ने महाराष्ट्र के बीजेपी के अलविदा कह दिया है बीजेपी को। और ये तब सब कुछ हो रहा है जब आपको पता है कि अब से कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही महीनों के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव में कैसे मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, ये सबके सामने है। जहां जहां चुनाव प्रचार किया नरेंद्र मोदी ने, वहां वहां पार्टी बुरी तरीके से हार गई। 17 जगहों पर जहां उनकी रैलियां हुई, उनमें से 14 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खबर जो सामने है वो ये कि उपचुनाव भी आज हो रहे हैं, उसके लिए वोटिंग हो रही है और 7 राज्यों की 13
विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार वोटिंग जारी है। और उत्तराखंड से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बेहद लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, जहां पर मुस्लिम जो वोटर हैं उनके साथ बीजेपी समर्थकों ने जिस तरह का बर्ताव किया है, जिस तरह की मारपीट की है। तो विदेश में भले ही नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हो कि भाई उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला है, हालांकि 25 साल के जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप रहे हैं रूस के और भारत के, उसके बिना पर उनको ये अवार्ड मिला है, यानी कि उनकी जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसको ये अवार्ड मिलता। लेकिन आपको पता है, मीडिया आपको बता रहा होगा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इतिहास रचने के माहिर ही बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी हर मामले में। एक इतिहास उनके नाम ये भी रच रहा है कि वो जालिमों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मजलूमों के साथ नहीं। जी हाँ, जेलेंस्की ने यही कहा है कि आप जो देश के सबसे बड़े जो खूनी है, यानी कि उन्होंने बात की है व्लादिमीर पुतिन की, जिनको एक तानाशाह भी माना जाता है, उस तानाशाह के साथ नरेंद्र मोदी जो कि देश का सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता है, वो साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरह के हेडलाइंस बटोर रहे हैं नरेंद्र मोदी जब वो विदेश में हैं, और देश में उन्हीं के पार्टी के नेता उनके खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके घटक दल हैं वो लगातार उनके सामने जिस तरह की शर्तों की मांग रख रहे हैं, आने वाला बजट सेशन और जिस तरह से एमएलसी के चुनाव 12 जुलाई को महाराष्ट्र में होने हैं, और उसके बाद चंद ही दिनों में एक नहीं बल्कि 3 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन तमाम जगहों से जिस तरह की बुरी खबरें नरेंद्र मोदी के लिए आ रही हैं, वो साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है कि ये किस तरह की जो डिपेंडेंट बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और नरेंद्र मोदी का जो एक चेहरा, जो एक उन्होंने अपने आसपास उपमाएं गढ़ी थी, जो उनका पूरा आडंबर था, वो कैसे भरभरा कर गिर गया है। और अब वो उनका सो कॉल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उनके लिए उस तरह का हेडलाइंस मैनेजमेंट शायद नहीं कर पा रहा है जो हमने पिछले 10 सालों में देखा है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र की सियासत और देश की सियासत दोनों पर ही उनकी पैनी निगाह रहती है। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत भी जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। विवेक जी, स्वागत, आपका इस्तकबाल। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, विदेश में अब तक नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि उनका डंका बज रहा है। उन्होंने कल जिस तरह का बयान रूस में जाकर दिया, जब वो बात कर रहे थे भारतीय प्रवासियों से, जिस तरह की बात उन्होंने कही कि 10 साल से पहले एक डिप्रेशन में थे, एक निराशा भरा पूरा माहौल था, उन्होंने एक तरह से देश का अपमान किया। और उसके बाद जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस वो बटोर रहे हैं, जेलेंस्की ने जो उनके लिए कहा, और जब वो रशिया में मौजूद थे तब हमने देखा कि यूक्रेन पर, जहां पर ये कहा गया था कि पोपो ने वॉर रुकवा दी, और वहीं आप ये देखिए कि वहां पर अब तक का सबसे बड़े हमलों में शुमार है, जहां बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है। हॉस्पिटल पर रूस ने जो है वो हमला किया है। वहीं अगर देश की बात कर लें तो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, उनको दलित विरोधी कहा जा रहा है, और कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बल्कि साउथ के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में से एक हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कैमरों के सामने कहा है कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दलित विरोधी हैं, जो लगातार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन कहता रहा। इस सब को कैसे देख रहे हैं आप? ये बदलती सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? बुशरा जी, ये बहुत स्पष्ट है कि 2024 के आम चुनाव के बाद जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, करीब 63 सीटों का पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान हुआ, 240 पर बीजेपी सिमट गई। उसके बाद बिल्कुल तय था कि बीजेपी की जो साख है वो इतनी गिरी है कि अभी मोदी जी कुछ भी कहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसका महत्व वो नहीं रहेगा जो 2019 में या फिर 2014 में हमने देखा है। अभी जिस तरह के सर्वेज भी हुए हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश सर्वे तो पूरे CSDS का वो जो पूरे लोक नीति का पूरे देश में हुआ था, उसमें ओवरऑल देश में अभी भी लोग नरेंद्र मोदी को प्रेफर करते हुए
दिखाई दिए एक प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन उत्तर प्रदेश और कुछ बाकी स्टेट्स में उनकी साख इतनी गिरी है कि वहाँ लोग राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरह के उनके नतीजे, उन सर्विस के नतीजे आए। तो धीरे धीरे जिसको टाइड इज टर्निंग कहते हैं, स्थिति बदल रही है। और हमने देखा कि लोकसभा में जो 2 भाषण हुए, राहुल गांधी का एक भाषण हुआ और मोदी जी का एक भाषण हुआ, उसको जो सोशल मीडिया में ट्रैक्शन मिला, उसमें राहुल गांधी कम से कम 10 गुना ज़्यादा ऑडियंस लेकर आगे है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सिर्फ 66,000 शायद उतने ही हिट्स मिले हैं, जबकि राहुल गांधी के भाषण को 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो ये 10 गुना ज़्यादा राहुल गांधी को लोग सुनना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस तरह का अभी पर्टिकुलरली इलेक्शन के बाद जो सर्वे हुए, तो सर्वे इलेक्शन से पहले हुए थे। इलेक्शन के बाद अभी अगर फ्रेश सर्वे किया जाए तो मुझे बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि इस नए सर्वे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे दिखेंगे। लेकिन इस तरह का सर्वे अभी कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई ऑकेजन नहीं है ऐसा कह के। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक सर्वे इस तरह का भी हो जाना चाहिए। सर्वे करने वाले जो लोग हैं वो एक इतनी हिम्मत दिखाए सर्वे करें कि आज इलेक्शन के बाद। लेकिन एक सर्वे हुआ विवेक जी, एक सर्वे हुआ जी। CSDS ने किया उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर जब पूछा गया तो राहुल गांधी उसमें कहीं आगे थे, 4% से ज्यादा आगे थे राहुल गांधी। मैंने बताया शायद वो CSDS वाला जो सर्वे है उसी की बात है। उसमें जो अलग अलग स्टेट्स में उनको फीडबैक मिला है, शायद उसी में एक फीडबैक जो उत्तर प्रदेश से आया है, वहां पर लोग राहुल गांधी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये शायद चुनाव से पहले वाला सर्वे है, जहां तक मुझे मेरी जानकारी है। चुनाव के बाद अभी कोई सर्वे हुआ ऐसा मुझे लगता नहीं। अगर होता है तो पूरे देश भर में लोग राहुल गांधी को प्रेफर करेंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। वो जो लोकसभा का जो भाषण है, उस भाषण को जितने ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को देखा है, उसके ऊपर से ही साबित होता है कि अभी मोदी जी पूरी तरह से डिक्लाइन पर है। अब जहां वो रशिया में जो गए हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है देश की, वो ट्रांजैक्शनल होती है, व्यवहारिक होती है। उसमें हमारे देश का जो हित है वो देखा जाता है। और उसमें रशिया ने किसी दूसरे देश पर हमला कर दिया है, इसलिए हम रशिया के खिलाफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दुनिया की रिलेशनशिप में इस तरह के हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इतना ज़्यादा निर्भर है रशिया के ऊपर कि हम रशिया को एकदम एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी बदलाव ये आया है। और उसके बाद फिर जो अभी लड़ाई चल रही है, वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते रशिया से ऑयल इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो गया है, तो वहाँ पर हमारा पैसा भी बच रहा है। तो हमारा हित जिसमें है उसको हमने देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को अनदेखा कर दे, नजरअंदाज कर दे, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो भी एक ट्रांजैक्शनल पद्धति से, ट्रांजैक्शनल लेवल पर नरेंद्र मोदी वहां पर भी राइट नॉइजेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो बात आमतौर पर एक्सेप्टेबल है वो बात कह रहे हैं। मतलब कल उन्होंने वो जो बच्चों के अस्पताल पर जो हमला हुआ उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ठीक नहीं है। मतलब इस तरह से बच्चों की इसमें मृत्यु होना इस तरह की किसी भी बैटल में ये ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो वो तो कहना पड़ता है, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती है, वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि डिफेंस इक्विपमेंट का जो इशू है, आपको शायद पता होगा कि जो स्पेयर पार्ट है हमारे, ज़्यादातर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आते हैं, और उसके जो स्पेयर पार्ट्स है उसको पिछले 3-4 साल में वो काफ़ी डिले हो रहे हैं। उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत डिले हो रही है। और पिछले 3-4 साल में ही हमारा जो टेंशन है चाइना के साथ में वो बढ़ा है। ये जो साधारण कोइंसिडेंस नहीं है। हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है चाइना के खिलाफ, उस प्रिपेयर्डनेस को ये जो वहाँ से डिफेंस के स्पेयर पार्ट्स आने में जो देरी हो रही है, वो उस प्रिपेयर्डनेस को अफेक्ट करती है। इसलिए हमारे आर्मी के प्रमुख ने तो कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, वो तो कहना पड़ता है, वो तो कहेंगे वो। लेकिन ये कोई साधारण सा संजोग नहीं है कि इधर चाइना ने हमारे ऊपर हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारे साथ एक युद्ध की स्थिति बना दी, और उधर रशिया ने हमारे लिए डिफेंस इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट जो है वो भेजने का प्रोसेस स्लो कर दिया।
तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना जो है रशिया पर कहीं प्रेशर तो नहीं, इस तरह की शंका आशंका उपस्थित हो सकती है। तो इस बात को भी देखना है हमको कि रशिया हमारे जी। साथ इस तरह से देखना है जिससे हमको नुकसान हो। तो रशिया के साथ हमारी जो दोस्ती है वो यूक्रेन के साथ रशिया का क्या संबंध है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है, जितना हम्म। हमारा जो स्वार्थ है हम्म। उसके ऊपर निर्भर करती है। वो वहां तक ठीक है, लेकिन आप अचीव क्या कर रहे हैं? हमारे जो बच्चे हैं वहाँ रशियन आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है जबरदस्ती, उसको जॉब के दृष्टि से उधर लेके जा रहे हैं, और वहाँ रशियन आर्मी में उसमें 4 लोग तो अभी तक 4-5 बच्चे तो हमारे मर गए हैं। तो उसके फ्रंट पर आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो बात है, और आपकी घर में पॉलिसी क्या है, इंटरनल पॉलिसी क्या है? आप जब मुसलमानों की बात होती है भारत में तो आप किस तरह की बातें करते हैं? आपके इलेक्शन रैलीज में आप किस तरह की बात कर रहे थे? वहां जाके आप कह रहे हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, और यहाँ आप क्या कहते हैं? घर में घुस के मारेंगे। अरे युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता है रशिया में जाकर कह रहे हैं, और देश के अंदर तो आप कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारने वाले लोग हैं, हम तो घर में घुसकर मारेंगे। तो आपकी किसी भी पंडित नेहरू का जो स्टेचर था, ये पंडित नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। पंडित नेहरू घर में एक पॉलिटिक्स, घर के अंदर एक पॉलिटिक्स, देश के अंदर एक पॉलिटिक्स, एक अलग नीति, और देश के बाहर एक अलग नीति, देश के अंदर कन्फ्रंटेशन और देश के बाहर शांति। इस तरह की डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति पंडित नेहरू ने कभी नहीं की। तो आप क्या पंडित नेहरू की बराबरी करेंगे? आप देश के अंदर जो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसी तरह की राजनीति बाहर करेंगे, तो आपके वर्ड मैचिंग द डीड्स जिसको कहते हैं, उस तरह से लोग आपको जिस तरह से पंडित नेहरू को एक दुनिया में रिस्पेक्ट था, उस तरह का रिस्पेक्ट आपको जी। मिलेगा। कल जेलेंस्की ने जिस तरह की बात आपके खिलाफ की है, तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी दूसरे देश के दौरे पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी तीसरे देश ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से बात करना, ये कभी हुआ है इससे पहले? तो इधर चाइना के साथ में हमारा रिलेशनशिप खराब है, इधर रशिया के साथ में हमको डेलिकेट बैलेंस बना के रखना पड़ रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं, आप इसराइल, अच्छा जंग चल रहा है, हम जो युद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने युद्ध दूसरे देश पर लादा है उसके साथ में खड़े होते हुए दिख रहे हैं, इसराइल के साथ में हम खड़े होते हुए दिख रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? हर जगह पर आप जो इन्वेडर है उसके साथ में खड़े होकर अगर दिखाई देते हैं तो दुनिया में आपकी इमेज क्या होगी? तो ये सारी जो बातें हैं, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये सारी जो बातें मोदी के खिलाफ जा रही है, ये कोई साधारण सा संयोग नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह की बातें हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का प्रोस्पेक्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में, इस इलेक्शन में तो वो जीतने वाले थे, वो भी पहले से बहुत लोग कह रहे थे, उसमें मैं भी एक था, मैंने भी 30 सीटों का कम से कम रुझान है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, ये कहा था, और वो सच निकला। उसी तरह से असेंबली इलेक्शन में भी महाराष्ट्र में काफी महाविकास आघाड़ी को एज है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से स्थिति महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, क्योंकि लोकसभा में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं थी जीत की, और विधानसभा में वो मार्जिन और भी कम हो जाती, क्योंकि डिवीजन हो जाता है। जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मत है, जितने मत एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड हो जाते हैं, तो असेंबली में और भी कम होता है। ये भी तो काफी मुश्किल मुकाबला आज भी बना हुआ है, लेकिन एडवांटेज तो महाविकास आघाड़ी को है। और किस तरह हवा बह रही है, लोगों का रुझान किस तरफ है, ये समझने वाले पॉलिटिशियंस महाराष्ट्र में है। सूर्यकांता पाटिल जिसका आपने, वो महिला है, वो 4 बार की एमपी रही, 1 बार की एमएलए रही, वो किसी जमाने में कांग्रेस में भी थी, अभी वो शिवसेना बीजेपी से होकर वो शरद पवार की गुट में शामिल होने जा रही है। तो ये सारे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, तो ये सारे समझ रहे हैं कि, और अजीत पवार के 15 एमएलए जो है वो हमारे टच में है, ऐसा रोहित पवार ने कह दिया है, तो वो वक्त रहते हमारे साथ आ जाएंगे भी। तो इस तरह से महायुति की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ जाने वालों का एक शायद ट्रेंड जो है ऑलरेडी बन गया है, वो जाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन काफी लोग उधर जाएंगे। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उसको किस तरह से ये रोकते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये डर भी महाविकास आघाड़ी को हमेशा ही सताता रहेगा महाराष्ट्र में, जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते। तो ये उस फ्रंट पर भी मोदी जी को बहुत बड़ा चैलेंज है। और महाराष्ट्र में तो मोदी जी का नाम चला ही नहीं, महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं हुआ, मोदी जी का असर कुछ नहीं हुआ।
जब लोकसभा में जहां पर लोग केंद्र सरकार को चुनते हैं वहां पर अगर मोदी जी का कुछ असर नहीं हुआ तो विधानसभा में क्या होगा? चाहे कितनी भी रैलीज महाराष्ट्र में कर ले, विधानसभा में मोदी जी का वो असर, उससे भी कम असर हमको दिखाई देगा। इस तरह की स्थिति है। तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मोदी फैक्टर भी नहीं है अब की बार। आपने दलित वाला जो मुद्दा कहा, वो जो कर्नाटक के नेता है, देखिए संविधान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से चर्निंग हुआ और आखिरी के 2 महीने में जो स्थिति पूरी तरह से पलट गई बीजेपी खिलाफ, अगर ये बात ये जो एक हिंदुओं के बीच में एक जो 2 तबके हैं, एक दलित आदिवासी ओबीसी और फिर उसके साथ में माइनॉरिटीज, इनको बहुत लेट रियलाइजेशन इस बात का हुआ कि ये तो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट तो अपर कास्ट प्रोजेक्ट है, ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इससे हमारा रिजर्वेशन धोखे में आ सकता है। ये काफी लेट हुआ। ये रियलाइजेशन अगर इनको 2 साल पहले होता तो 2 साल में हवा इतनी बदल जाती कि जितने दलित और आदिवासी और मुस्लिम और ओबीसी आज भी बीजेपी को मत दे रहे हैं, तो उसमें से मतलब इस इलेक्शन में भी जिन्होंने दिया वो भी शायद उनके खिलाफ चले जाते और बहुत ही बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में हमको दिखाई देता। आज जो 240 और बीजेपी को मिले हैं तो शायद 180 के नीचे भी आ जाते। तो ये पिछले 2 महीने में बदली हुई स्थिति है। दलितों का रियलाइजेशन है कि हम इनकी योजनाओं में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। आज देखिए अनुप्रिया पटेल ने ये बात उठाई थी, जो इनकी अलायंस पार्टनर है, उन्होंने ये बात उठाई कि रिजर्वेशन के पद जो है उत्तर प्रदेश में वो जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको नकारा जाता है, उनको नापास किया जाता है और वो जब नापास हो जाते हैं तो वो सीटों को ओपन कर दिया जाता है, ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसमें अपर कास्ट को भरा जाता है। ये अनुप्रिया पटेल खुद कह रही है जो केंद्र में मंत्री है। तो ये रियलाइजेशन दलित समाज, वो जो कर्नाटक के मंत्री है उन्होंने भी ये कहा कि समाज की तरफ से प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बाकी जो इस तरह से ओबीसी वगैरह जो एमएलए एमपीज है उनके ऊपर उनके समाज से भी प्रेशर आ रहा है कि आप बिल्कुल इनके साथ में जो जुड़ गए हैं ये ठीक बात नहीं है क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ है। इस तरह का प्रेशर अगर समाज की तरफ से उनको उनके ऊपर बन रहा है तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए हर फ्रंट पर है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर भी है, देश के अंतर्गत भी है और जो एक सोशल डायनेमिक्स देश का है उस फ्रंट पर तो बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अभी ये जो 13 आज सीटें हैं उसमें से भी आपको कुछ ट्रेंड पता चलेगा कि क्या जो हमने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का वातावरण देखा, क्या उस वातावरण का कुछ इंडक्शन इफेक्ट इन 13 सीटों पर जहां पर आज असेंबली में मतदान हो रहा है क्या उस पर भी होगा। महाराष्ट्र में काउंसिल के इलेक्शंस है जो 12 तारीख को है, उसमें 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, उसमें से भी पता चलेगा क्या क्रॉस वोटिंग होता है। तो ये सारी और आने वाले जो 3 स्टेट्स के इलेक्शंस है उनके नतीजों पर तो फाइनली ये पता चलेगा कि मोदी जी आखिर कहाँ खड़े हैं। फिर मोदी जी को बदलने के लिए जो भी एक अंदर से बीजेपी के अंदर एक चर्निंग होगा जो चल रहा है उसका एक ब्लास्ट हो सकता है। ये तीनों स्टेट में अगर बीजेपी हारती है तो वो इंटरनल एक इम्प्लोजन जिसको कहते हैं वो होगा और उस इम्प्लोजन से फिर तय होगा कि मोदी जी का भविष्य क्या है। बुशरा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आखिर में बोली है। आखिर में आने वाले जो इलेक्शन है और उनके इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा यानी कि 3 राज्यों में और चौथा राज्य भी इसमें हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही ऐलान हो सकता है चुनाव का। और अगर इन चारों राज्यों में अगर हारती है बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि फिर नरेंद्र मोदी को लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कहीं ना कहीं जो अब आग धधक रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से वो लपटों में तब्दील हो सकती है और एक ब्लास्ट हो सकता है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। प्रोफेसर रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल मेरा ये है आपसे कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटका, तमाम जगहों से जिस तरह की खबरें भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के लिए आ रही हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम ये इमेजिन कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, अमित शाह जैसा चेहरा, उनके सामने उनके पार्टी के नेता, छोटे छोटे दल जिनके एक एक सांसद है, वो खुलकर उनकी खामियां बता रहे हैं, उनको दलित विरोधी बता रहे हैं, डूबते जहाज से सब छलांग मारकर उतर जाना चाहते हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में
क्या होने जा रहा है, और जाहिर सी बात है जो वहां के नेता उनको सबसे ज्यादा पता है, और इसीलिए एक नहीं दो दो कद्दावर नेता बीजेपी छोड़कर चले गए हैं। कर्नाटक के इतने बड़े चेहरे, 7 बार के एमपी, वो दलित विरोधी बता रहे हैं अपनी ही पार्टी को, और किस तरह से कह रहे हैं कि आपने सवर्णों को जो है जगह दी है कैबिनेट में, दलितों को नहीं, और मेरे अपने समाज में चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं, मुझे डांट पड़ रही है। और वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन जिस तरह की वो बटोर रहे हैं, इस सबको कैसे देख रहे हैं? जिस तरह की इमेज जो है नरेंद्र मोदी की भरभरा के गिर रही है, आने वाला अभी बजट सेशन, वहां पर तो और ज्यादा चैलेंज उनको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 9 दिनों के स्पेशल सेशन में से सिर्फ 4 दिन ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यवाही चली, और उसमें हमने देखा कि एक तरह से घुटनों पर आ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस मजबूत विपक्ष को वो हैंडल कैसे करें, इन राहुल गांधी को वो हैंडल कैसे करें। देखिए बुशरा जी, मोदी जी का काउंटडाउन शुरू हो गया था कर्नाटक इलेक्शन से। पहली बार आरएसएस ने खुलकर लिखा था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और राम के नाम पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते, माने हिंदुत्व के बिना पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों से कहीं बड़ी अपनी छवि बना ली थी, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें अपनी मशीनरी पर भरोसा है, अपने कारपोरेट मित्रों पर भरोसा है, अपने गोदी मीडिया की पूरी भक्त मंडली पर भरोसा है। तो नरेंद्र मोदी ने कुछ उससे सीखा नहीं, और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता हो, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहता हो, ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करता हो, उसकी अहमन्यता, उसके अहंकार का आप उसकी पराकाष्ठा आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कभी उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वो देंगे भी नहीं। उनके पर्सनालिटी का अपना लोचा है। दूसरा, इन 10 साल में जिस तरह की प्रताड़ना हुई है, जो आपको खुले तौर पर दिखता है कि साहब मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, खुलेआम उनके मस्जिदों के सामने लोग डीजे लगा करके डांस करते हुए और अपमान करने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हर त्योहार पे आप जश्न मना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि साहब आप होली हो या हनुमान जयंती हो, वो आपके मस्जिद के सामने आप जब गाली देंगे या मस्जिद पर भगवा लगाएंगे, तभी आपका वो त्योहार होगा। वो मुझे लगता है कि ये निहायत बेवकूफाना ही नहीं है, बल्कि ये गैर धार्मिक भी है। ये आस्थावादी लोग नहीं है। किसी को धर्म के नाम पर आप डरा रहे हैं, तो ये धार्मिक हो ही नहीं सकता, ये कृत्य ही नहीं है धार्मिक। लेकिन तब मोदी जी ने कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऊना में जब दलितों को नंगा करके पीटा गया, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बोला। एक नहीं, दर्जनों नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों घटनाएं हुई। कहीं दलित की मूंछ काटी जा रही है, कहीं आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही है, कभी उसको घोड़ी पर नहीं बैठ सकता वो। और ये कहाँ हो रहा था? गुजरात में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, जहां पे बीजेपी की सरकार है। तो जिस राज्य में, जिस शासन में ये हालात हो, तो वहां आप समझ सकते हैं कि उस सरकार की क्या बनेगी, जनता के बीच में, लोगों के बीच में उसकी क्या हैसियत होगी, क्या उसका ऑरा होगा। और यही वजह थी कि जब लोकसभा का चुनाव आया, तो विपक्ष के तमाम अंतर विरोधों के बावजूद लोगों ने, खास करके उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, इन बड़े राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, हम लोगों ने सबने देखा कि वहां पर बीजेपी को रिजेक्ट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, तो फिर वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने में किसी तरीके से कामयाब हुए। लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, जिसकी तरफ अभी देश पांडे जी कह रहे थे कि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो, यहां बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो टोन सेट हुई है,
एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये यकीन ही नहीं होता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कुकर्मों के बावजूद, तमाम असफलता के बावजूद वो कमजोर पड़ सकती है। ये इस तरह का पूरा साइकोलॉजिकल एक माहौल बना दिया गया था कि नहीं साहब, मोदी है तो मुमकिन, वो आएगा तो मोदी ही, आप कुछ भी कर लें। लेकिन इस चुनाव ने यह बता दिया कि नरेंद्र मोदी भी 6 राउंड तक पीछे चल सकते हैं। बनारस में उनकी जो हालत हुई थी और कैसे जीते हैं, ये बनारस के लोगों से आप पूछ लीजिए। वहां जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे, उनको कैसे धमकाया जा रहा था कि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपकी ये झोपड़पट्टी हटा दी जाएगी, सारी सुविधाएं आपकी खत्म कर दी जाएंगी, चाहे वो 5 किलो राशन हो या दूसरी चीज। कितने से आप जीत पाए? 1.5 लाख वोट से। तो ये बताता है। और अयोध्या वाला खुलासा तो किया ही था पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कि 2-2 सर्वे कराए मोदी जी ने कि अयोध्या से वो चुनाव लड़े, लेकिन वहां से हिम्मत नहीं हुई। तो अब मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो फट चुका है। इस देश में उसकी कोई खास अब वजह भी नहीं बची है कि भाई मोदी एक ब्रांड के तौर पर, एक विश्वास के तौर पर रहे। एक भक्त मंडली को छोड़ दिया जाए तो दूसरी तरफ आप रूस जाएं, ऑस्ट्रिया जाएं, इटली जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन देश के लोग और पत्रकार तो ये विश्लेषण करेंगे कि आप क्या लेकर के आए देश के लिए, आपने क्या समझौते किए, आप एक टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं या देश के हितों के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे समझौते हो रहे हैं, एमयू साइन हो रहे हैं कि जिससे लोगों को और देश को फायदा हो रहा। बिल्कुल सही बात कही विवेक जी ने कि भाई हमारी जो विदेश नीति है वो हमारे अपने फायदे पर निर्भर करती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने पुतिन साहब के आप गले पड़ गए और यूक्रेन को आपने छोड़ दिया, लेकिन यहां से आप हासिल क्या कर? आपको रूस का नागरिक सम्मान मिला और उसके जरिए आप एक छवि बना सकते। देखिए नरेंद्र मोदी का तो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन लंका लगी हुई है लोगों की। वो किसान क्या करे, वो मजदूर क्या करे, वो दलित क्या करे, सबसे बढ़कर तो नौजवान क्या करे। वो पढ़ाई करने के लिए रूस जाता है, वहां फंस जाता है। नौकरी आपके देश में है नहीं तो वो कहां जाएगा। और पिछले 10 साल में बुशरा जी 5 लाख का तो मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है करीब करीब 10 लाख लोगों ने देश छोड़ा है। जब मोदी जी आए थे तो कहते थे कि लोग गर्व करेंगे देश पर, और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो भारत में आकर के बस जाएंगे। हुआ उल्टा। और ये ऐसे नहीं हो रहा है। हालात क्या है देश के, इतनी नफरत आपने पैदा कर दी इस देश के भीतर कि लोगों के भीतर असुरक्षा का बोध है। तो आप जितनी भी इंडस्ट्री थी, लोग यहां से छोड़ करके भागने लगे। रोजगार सृजित करने का आपको कोई शऊर ही नहीं। मतलब आप केवल फाइनेंस को लेकर के ही सोचते हैं कि इसको बेचो, ये पहले बनाओ, इसको बेच दो, फिर अडानी साहब इतना दे देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं है आपकी तो आप रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते। और वो नहीं होगा तो फिर आप 5 किलो की राशन की लाइन में खड़ा कर दीजिए, लोगों का स्वाभिमान छलनी होगा और उससे कई बार अपराध भी पनपते हैं। क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा और तो क्या करेगा, इसकी उनको चिंता है नहीं। उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को अपना झंडा पकड़ा दिया है, डंडा पकड़ा दिया है, और यही नौजवान खड़े होते हैं हनुमान जयंती में, इस सब में अराजकता फैलाने के लिए, जिसको मैंने कहा कि वो धार्मिक कृत्य नहीं है। जो आस्थावादी लोग हैं वो ये सब नहीं करते हैं। वो अपना पूजा पाठ जो भी करना है वो अपने घर में बैठ करके या और जो भी करना है उसको कर लेंगे, लेकिन इस तरह से वो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कौन है? ये सब बेरोजगार नौजवान है बुशरा जी। अगर मोदी जी ने इनको रोजगार दिया होता तो शादियां हुई होती, उनका परिवार चल रहा होता और देश के बेहतरी में वो अपना योगदान दे रहे होते। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी की आइडियोलॉजी में देश नहीं है। वो कभी उनके लिए देश कभी चिंता ही नहीं रहा। उनके लिए चिंता सिर्फ सत्ता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना है। और ये जो हिंदू राष्ट्र है क्या,
ये वही ब्राह्मणवाद है, यही वही मनुवाद है जिसके आधार पर इस देश में हजारों साल तक दलितों, महिलाओं, आदिवासियों इन सब पर जुल्म किए गए, उनको उनका दमन किया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको गुलाम बना करके रखा गया। ये उसी का एक परिवर्तित रूप है जिसे आप हिंदुत्व के रूप में देख रहे हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी में बस यही है, दलितों का आरक्षण आपने खत्म कर दिया। तो अब अगर कर्नाटक से ये आवाज उठ रही है तो वो बेजा नहीं है, वो सही आवाज है। और ये जो आवाज शुरू हुई है, ये मुनादी है एक तरह की अब नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है और लोग अब बड़ी मुखरता से खड़े होने वाले। ऐसे लोग जो डरे हुए थे, दबे हुए थे मोदी जी के अपने औरे में कि साहब 400 पार वो जिता सकते हैं, 303 जिताई, 282 जिताई, अब जब 240 पे आकर के खड़े हो गए तो फिर ये इस तरह की आलोचनाएं अभी और आपको दिखाई पड़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही कि संसदीय दल की बैठक करा ले, वहीं शुरू हो जाएगा। तो ये जो विरोध की आवाजें हैं, असहमतियां हैं, ये असहमतियां आपको अब दिखाई पड़ेंगी, सुनाई पड़ेंगी। और आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए सुखद नहीं है। बिल्कुल। और ये भी साफ तौर पर समझ आ रहा है कि पूरे 10 साल की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुकी है। अब उनके पास दरअसल कुछ है भी नहीं है ऑफर करने के लिए, इसीलिए उनके भाषण उबाऊ हैं, इसीलिए उनकी कही गई बातें अब उबाऊ हैं, रिपीटेटिव हैं, उसी तरह की वो तमाम बातें करते हैं। उनके भाषणों में राहुल गांधी का मजाक होता है, उनके भाषणों में कांग्रेस को वो कोसते हैं, उनके भाषणों में वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की ही बातें करके वो दरअसल अपने लिए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और वो हमने देखा अभी जो स्पेशल सेशन हुआ था, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपना डेब्यू भाषण दिया, तब पता चला कि विपक्ष अगर मजबूत है और विपक्ष का नेता अगर मजबूत है तो किस तरह के भाषण होते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे चेहरा भी जो है वो हक्का बक्का हो जाता है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री को भी संरक्षण मांगना पड़ता है, ये हमने देखा है। लेकिन सवाल वही उठता है विवेक जी कि आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है चुनौतियां बहुत हैं नरेंद्र मोदी के सामने। ये जिस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं लगातार, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या फिर जो घटक दल हैं, जो अलाय पार्टनर्स हैं, या उनकी तरफ से उठ रहे हो, क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा इजाफा ही देखने के लिए मिलेगा? भले ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं देख रही हूँ अमित शाह तो खैर तस्वीर से गायब ही है, सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं कि हमने देखिए गृह मंत्री वही है, हमने स्पीकर वही बना दिया, हमारे सलाहकार वही है, लगभग हमारे मंत्रियों के पोर्टफोलियोज भी लगभग वही हैं, हमने जो हमारे घटक दल थे उनको झुंझुने पकड़ाए, देखिए फिर भी वो हमारे साथ हैं। ये सब कुछ एक तरह की मैसेजिंग की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज जा नहीं रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, राजभर, अगर ये छोटे छोटे दलों के नेता अगर ये खुलकर सामने बोले, अगर पार्टी के नेता खुलकर सामने आ जाएं और विपक्ष इतना मजबूत इस तरह से नजर आए कि राहुल गांधी के भाषण के बाद उनको समझ ना आए कि वो आखिर इसका जवाब क्या दें, तो उन्हें हिंदू विरोधी, अगर अग्निपथ अग्निवीर जैसी योजना पर कुछ ना समझ में आए तो उन्हें सेना विरोधी बता दिया जाए। लेकिन लोगों की समझ में ये आ रहा है कि देश के फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर की प्राथमिकताएं क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इटली, रूस, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, वो जीती हुई टीम से मिल रहे हैं, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, वो भी अभी भी इवेंट बाजी में मसरूफ है। दूसरी तरफ जो विपक्ष का नेता है वो कैसे मजलूमों के साथ मिल रहा है और आम लोगों की आवाज बन रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये डिफरेंस, ये खाई ये और बढ़ती जाएगी? जी बुशरा जी, मोदी जी की जो राजनीति है वो 8 साल, जो गुजरात में 3 टर्म्स उनके चले, तो गुजरात एक छोटा स्टेट है, भारत का एक राज्य है, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी माहौल पीटा था, जिसको कहते हैं माहौल बनाया था। और जिस तरह से जहर वहाँ पर बोया गया है हिंदू मुस्लिम वाला, उसके बेसिस पर उसको ताकत बनाकर उन्होंने वहाँ पर 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पे राज किया। लेकिन जो तरीके वहाँ उन्होंने अपनाए, वही तरीके उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने
उसके बाद उन्हीं तरीकों का उन्होंने अवलंब किया। जैसे राहुल गांधी सही कहते हैं कि डर और मार्केटिंग, ये दो उनके मेन टूल्स है। बाकी कुछ अगर सब्सटेंशियल काम किया है उसके बेसिस पे लोग उनके पीछे जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि बहुत कुछ सॉलिड काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि लोगों की जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को जिससे नुकसान हो, ऐसी बहुत सारी स्टेप्स उन्होंने ली है। डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, यानी ये तो दो चीजें ऐसी है, दो बातें ऐसी है जिससे, और फिर किसानों के खिलाफ जो वो 3 कानून जो है, वो उन कानून के बारे में डिबेट हो सकता है, कानून के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप उन कानूनों को लादना चाहते हैं लोगों के ऊपर, आप अगर किसानों के साथ बात करते, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते और फिर आप उन कानूनों को लागू करने की कोशिश करते तो बात अलग थी। आप तो कानूनों के जितने भी कानून आपने पारित किए वो सारे आपने अपने लेवल पर कानून बनाकर उनको पार्लियामेंट में लाया है और बगैर किसी डिस्कशन के। अब अमित शाह कहते हैं कि हमने जो 3 नए जो क्राइम से रिलेटेड कानून हैं, 2 संहिता और एक क्या उसको क्या क्या नाम दिया है, तो ये हमने, ये गलत है कि ऐसा मानना गलत है, ऐसा बोलना गलत है कि इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में 9 घंटे का डिबेट हुआ और राज्यसभा में 6 घंटे का डिबेट हुआ। ये कोई डिबेट होता है 9 घंटे का? मैं विदर्भ में, नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन होता है, शीतकालीन अधिवेशन होता है। मैंने कम से कम 20-22 साल उसको कवर किया है, 20 साल कवर किया है, 22 साल। तो छोटे छोटे मुद्दों पर 9-9 घंटे के डिस्कशंस मैंने महाराष्ट्र की विधानसभा में देखे, विधान परिषद में देखे। छोटे छोटे विदर्भ से रिलेटेड कोई मुद्दा है, 9 घंटे का डिस्कशन चला है। और आप कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों पर जिसका पूरे देश में जो कानून लागू होने वाला 9 घंटे का बहुत ज्यादा होता है, ये कोई डिस्कशन है? तो 9 घंटे में से तो 6 घंटे तो आप ही के लोग बोले होंगे और अपोजिशन के लोग तो 3 घंटे ही बोले होंगे, तो ये कोई डिबेट है? इस तरह की बातें करना, तो आपने जो जिस तरह से अपने आप को लादा है इस देश पर, अगर लोगों के हित में कोई अगर बात आपने की होती, ठीक है, वो आवास योजना वगैरह ये तो काफी सालों से चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी आने के बाद आवास योजना आई, मोदी जी आने के बाद फ्री राशन की योजना आई, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। ये तो सारी कैरी फॉरवर्ड वाली योजनाएं हैं। इनकी अपनी कोई योजना ऐसी हो जिसका बहुत बड़ा फायदा अब लोगों के अकाउंट्स खोले हैं आपने, क्या है उन अकाउंट्स में? अभी रिसेंटली एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है। आरबीआई बोलता है कि आपके बैंकों को बताया है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं बैंकों में जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग उन अकाउंट्स को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये कौन से अकाउंट्स हैं? इतने खाली अकाउंट्स किसके हैं? किसके अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा है? तो ये सारी बातें छानबीन वाली बातें है, उसको इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। तो इन सारी आपने जो कुछ भी कदम उठाया उसमें से आम नागरिक को कितना फायदा हुआ है, ये एक सवाल है। उसका फायदा, अब आरबीआई का भी रिसेंट रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि हर पिछले मतलब 2017-18 से अभी तक, 2017-18 से नहीं, 2019 के बाद, 2019 के बाद वो कह रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए। आरबीआई का रिपोर्ट है, वो एक रिजाइंडर था सिटी ग्रुप का, एक रिपोर्ट जो पहले आया था उसमें उन्होंने जो बेरोजगारी है उसके ऊपर काफी एक चिंताजनक एक रिपोर्ट आई थी सिटी ग्रुप की। उसके ऊपर आरबीआई का भी खुलासा आया है कि हर साल पिछले 4-5 साल में हर साल 2-2 करोड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए हैं। अभी कहाँ से 2 करोड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए? अगर आप डेटा देखते हैं कि उसमें से 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो फार्म रिलेटेड प्रोफेशन से आती है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है। तो और फिर बाकी जो 20-21% है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम है, इंडस्ट्री में बहुत कम है। तो आप फार्म रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट को और एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो इस तरह के जिसको क्या कहते हैं कि एक स्मोक स्क्रीन तैयार करना, रियलिटी को छुपाने के लिए स्मोक स्क्रीन तैयार करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। स्मोक स्क्रीन से ये लोगों को उसमें उलझा रहे हैं और झूठ बात बताकर लोगों को फंसा रहे हैं। तो ये जो मोदी जी का तरीका है, इसका अभी एक शेल्फ लाइफ था, वो शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है। हिंदुत्व का भी एक क्रिटिकल मास था, वहां से आगे वो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसका सेचुरेशन हो गया है। हमने अयोध्या में देखा, वो
और क्या प्रूफ चाहिए? तो आपकी राजनीति के जो भी हथकंडे हैं उनका एक लिमिटेड लाइफ, शेल्फ लाइफ था, उसको वैल्यू ऑफ परमानेंस नहीं है, क्योंकि आपको कुछ हथकंडा आपका कुछ दिन चलता है, उसके बाद आप दूसरा हथकंडा अपनाते हैं। वो चाल अगर जी। आपकी वीक हो जाती है, आप फिर तीसरा हथकंडा, हथकंडों से थोड़ी होता है। और राजनीति तो ये करते ही नहीं है। तो इस राजनीति नहीं, ये तो पूरा डर का माहौल, जिसका राहुल गांधी ने मेंशन किया, ये माफिया राज जैसे तंत्र से वो राज चलाते हैं, अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल। तो राजनीति, क्लासिकल पॉलिटिक्स ये नहीं करते। मोदी जी क्लासिकल पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो डरा धमका कर एक डर का माहौल पैदा करके देश पर राज करना चाहते हैं। और वेलफेयर के फ्रंट पर भी आपका कुछ नहीं है, योजनाओं के फ्रंट पर भी आपका कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे लोगों ने तवज्जो दी अपनी बार। और संविधान का मुद्दा है, जिससे लोगों के एक इस देश के करीब करीब 70-80% लोगों की जिंदगी पर जिसका बुरा असर पड़ सकता है, वो संविधान का मुद्दा जो है वो लोगों के जहन में भी घुस गया है, लोगों के दिल में बैठ गया है। आप उसको इतने जल्दी, आप चाहे कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन लोगों ने वो बात पकड़ ली है। तो उसके चलते आने वाला जो आपका प्रवास है, आपकी जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी है इस देश की, और आपका संघ के साथ भी मनमुटाव हो गया। ये क्या किया मोदी जी आपने हर फ्रंट पर दुश्मन खड़ा कर दिया, हर फ्रंट पर दुश्मन बना लिए हैं, लोगों के बीच में बना लिए, आरएसएस के साथ में दुश्मनी कर ली, अपोजिशन के साथ में तो है ही, और पार्टी के अंदर भी है। तो जिस रास्ते पर मोदी जी चले थे, वो रास्ता ऐसा है जिस रास्ते पर एक हद के बाद आदमी अपने आप को अकेला ही पाता है। उस स्थिति में मोदी जी पहुंच गए हैं। आगे वो क्या होगा? ऐसा ही लग रहा है। वक्त की कमी है, इसलिए विवेक जी आपको मैं रोक रही हूँ, और आखिरी सवाल मैं प्रोफेसर रविकांत जी से मैं लेना चाहूंगी। प्रोफेसर रविकांत जी, हम जाहिर सी बात ये बता रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अभी की जो पूरी तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की स्थिति क्या है। और उसी सिलसिले में अगर हम देखें तो राहुल गांधी आने वाली 14 तारीख को विवेक जी जहां पर रहते हैं महाराष्ट्र, वहां पर वो जा रहे हैं। पंढरपुर की जो यात्रा है, जो वार्षिक वारी है, उसमें वो जा रहे हैं जहां पर शरद पवार ने उन्हें मिलकर बाकायदा तौर पर इनवाइट किया था। तो कभी वो भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर, वो अभय मुद्रा का जिक्र करके वो नरेंद्र मोदी की उस सियासत को चैलेंज करते हैं, फिर वो हनुमान मंदिर जाते हैं, अब वार्षिक वारी में उस यात्रा में वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस सियासत को भी राहुल गांधी की आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे भी बहुत बेचैनी है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो अग्निवीर, अग्निपथ जैसी योजना पर वो सवाल खड़े करते हैं। कैप्टन शहीद अंशुमन जो है, उनकी मां राहुल गांधी से मिलती हैं और कहती हैं अग्निपथ जैसी योजना फौरन खत्म होनी चाहिए। फिर वो जिस तरह की एक हिंदुइज्म को समझाने की, असल हिंदुइज्म क्या है उसकी वो बात करते हैं। ये दोनों तो वो फोटे हैं जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे थे। क्या आप इसमें भी एक तरह का राहुल गांधी उसमें भी शिकस्त देते हुए क्या नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हो, ये बता रहे हैं कि असली हिंदुइज्म है क्या और असली देशभक्ति है क्या? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी दोनों ही मोर्चों पर, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था और जो हिंदुत्व का मुद्दा था, उसमें नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं और देश के लोगों को सच्ची उसकी भावना से रूबरू करा रहे हैं। अब पंढरपुर की जो यात्रा है, राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल होकर के ये बताना चाहते हैं कि असल में किसी भी धर्म के प्रति आस्था, किसी ईश्वर के प्रति आस्था के मायने क्या है, वो केवल स्लोगन बना लेना। और नरेंद्र मोदी के तो हालात ये हैं कि अयोध्या में वो क्या चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारते ही वो राम जी को भूल गए, जय श्री राम कहना उन्होंने बंद कर दिया, आजकल जय जगन्नाथ कर रहे हैं। तो असल में राजनीति समझ में आती है कि आप एक हार से आपने भगवान बदल लिया। ये हिंदुत्व है क्या आपका, या आप केवल उस पर राजनीति कर रहे हैं? असल में चाहे आप इस देश की भक्ति परंपरा को ले लीजिए, सूफी परंपरा, भक्ति परंपरा एक साथ चलती इस देश में, या उसके पहले शंकराचार्य को और उसके बाद की पूरी परंपरा को ले लीजिए। हालांकि जो अंबेडकर का अपना थॉट है वो उसको नहीं स्वीकार करता है, लेकिन
रैदास को और कबीर को, उनके रास्ते को, उनको उसको तो स्वीकार करता ही है। तो असल जो मर्म है धर्म का वो ये है, लोगों की सेवा करना, पैदल चलना, उससे आस्था पैदा होती है। अब आप जा रहे हैं 8-8 कैमरों के साथ, कौन सी स्तुति हो रही है साहब, कौन सी प्रार्थना हो रही है। आप योग करने जाएंगे तो उसमें भी 8 कैमरे लगे होते हैं। आप माँ के पांव धोने के लिए या पैर छूने के लिए जाते हैं तब भी 8 कैमरे लगे होते हैं। तो ये जो दिखावा मात्र है, ये प्रदर्शन है। और धर्म या आस्था या ईश्वर ये दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। तो हिंदुत्व के मसले पर आईना दिखाना। दूसरा, राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या है। नौजवानों में जो देशभक्ति है वो शहीद होते हैं, लेकिन आप परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। तो थोते नारेबाजी करना, भारत माता की जय बोल देना, ये राष्ट्रभक्ति थोड़ी है। राहुल गांधी भारत माता है क्या इसका मर्म समझा चुके हैं और नेहरू के आगे की बात कह चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान। तो उस पूरे राष्ट्रवाद के असली मर्म को, उसके असली भाव को समझाते हुए और नरेंद्र मोदी के उस छद्म को एक्सपोज करने के लिए राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और अब लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। एक दौर था जब उनकी इमेज को इस तरह से छलनी कर दिया गया था कि लोग मजाक समझते थे राहुल गांधी के हर काम को। अब लोग मजबूरी में सीरियस ले रहे हैं। उनको समझ में आया कि इस व्यक्ति ने नोटबंदी से लेकर के और तालाबंदी तक जिन बातों का जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, आप नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो उनको आप ये हिंसक मत बनाइए, नफरती मत बनाइए। और अगर आपको आप देशभक्त हैं तो फिर लोगों को सेना में भर्ती आप कीजिए। ये असल में वो चीज है और इसी के लिए राहुल गांधी लगातार कवायद कर रहे हैं और लोगों की आंखें खोल रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो लोगों के आंखों पर चश्मा चढ़ गया था, उस चश्मे को उतार करके देश में असल जो तस्वीर है उसको दिखाने की कवायद राहुल गांधी कर रहे हैं और मुझे लगता है उसमें वो बेहद सफल भी हो रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है और ये सफलता साफ तौर पर दिख भी रही है। प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं एलओपी की और प्रधानमंत्री की जो तीसरी बार बने हैं उनकी भी साफ तौर पर दिख रही है कि वो ये जिक्र करते हैं कि वो कितनी बार जा चुके हैं रूस और कितनी बार वो मिल चुके हैं व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन वो ये बताना शायद भूल जाते हैं कि मणिपुर वो एक बार भी नहीं गए। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है जहां गृह युद्ध जैसे माहौल वहां पर बने हुए हैं। 14 महीने से क्या हालात है और राहुल गांधी वहां पर एक बार नहीं 3-3 बार जाते हैं। यहाँ पर कोई हम राहुल गाथा नहीं गा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है जिससे लोगों को रूबरू करा रहे हैं और जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी भी है। लेकिन ये साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले दिन, अच्छे दिनों का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वो तो जनता को नहीं मिल पाए, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो अच्छे दिन हैं वो अब जरूर टल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि ये विचार, ये खबरें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और 7 बजे और 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में हमेशा की तरह। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।